नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सकलानी एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो आपके फर्स्ट कार्ड के रिगार्डिंग हम फर्स्ट कार्ड की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पहले 6 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो जिसने भी वो 6 वीडियो नहीं देखी हैं वो देख लेना, आपके एग्जाम के लिए वो रामबाण सीरीज साबित होगी। मैं लिख करके दे रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे और आपको अपने को जांचने का मौका भी मिल रहा होगा कि हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वीडियो तो बिल्कुल भी मत करना 9 अप्रैल तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था दोस्तों कौन? ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव को ही जागरों में कहते हैं वीरमदेव। क्या कहा जाता है? वीरमदेव कहा जाता है। और इसके शासनकाल को कहा जाता है अत्याचारपूर्ण शासनकाल। ये वही ब्रह्मदेव हैं दोस्तों जिन्होंने अपने बेटी चंपा की शादी कराई थी, किसके साथ? सोमचंद के साथ। और इस वंश के बाद कत्यूरी राजवंश के पतन के बाद एक नया राजवंश का उदय हुआ था, चंद राजवंश का। बात करूं कत्यूरी राजवंश का संस्थापक, तो हुआ करते थे वसंत देव। कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश एक ही है। और कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक था वो थे वसंत देव। और वसंत देव के द्वारा उपाधि धारण की गई थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। और वसंत देव ने ही जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा दिखाई देता है हमेशा दोस्तों उत्तर की दिशा में। और उत्तर की दिशा में दिखाई देता है जो इस तारे की ओर संकेत करते हैं, उस तारे को कहा जाता है सप्तऋषि तारा। अगर हमको रात में दिशा का ज्ञान करना है, दिशा का पता लगाना है, तो हम ध्रुव तारे की ओर देख करके हम दिशा का ज्ञान पता कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है नंदा देवी। और नंदा देवी भी कौन सी? नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है, याद रखना। नंदा देवी दो हैं, एक है नंदा देवी पूर्वी, एक है नंदा देवी पश्चिमी। अगर दोनों ऑप्शन मारते हैं तो आंसर मारोगे नंदा देवी पश्चिमी। और नंदा देवी पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 7,817 मीटर। बात करूँ कामेट की, तो कामेट भी इसमें ऑप्शन है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट, 7,756 मीटर। बात करें माणा की कितनी ऊंचाई है, तो माणा की ऊंचाई है 72 मीटर। और बंदरपूछ पर्वत की जो ऊंचाई है ये है 6,320 मीटर। कुछ इंपोर्टेंट और हैं, जैसे मैं कहूँ पंचाचूली पर्वत, तुमने सुना होगा। पंचाचूली पर्वत पड़ता है पिथौरागढ़ में, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली की ऊंचाई है 6,904 मीटर। बात करें दूनागिरी पर्वत जो चमोली में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,066 मीटर। और बात करूं त्रिशूल पर्वत की, तो त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है 7120 मीटर, 7,120 मीटर। और चौखंबा पर्वत की ऊंचाई है 7,138 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी घाटी में रहने वाले गढ़वालियों को कौन सी जनजाति गंगाड़ी कहकर पुकारती है? कौन सी जनजाति गंगाड़ी कहकर पुकारती है भागीरथी घाटी में रहने वाले गढ़वालियों को? तो भागीरथी नदी में घाटी में रहने वाले गढ़वालियों को कौन सी है जो गंगाड़ी कहकर पुकारती है? तो वो जनजाति है तुम्हारी कौन सी? जाड़। कौन सी जनजाति है? जाड़। और ये जाड़ भोटियों की जनजाति है, ठीक है। भोटियों की एक उपजाति है, भोटिया जनजाति की एक उपजाति है जाड़, और वही कहती है गंगाड़ी, ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस वीरांगना को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? जिया रानी, बिश्नी देवी शाह, महारानी कर्णावती या लीलावती? तो बात करें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, तो ये कहा जाता है जिया रानी को। किसे कहा जाता है? जिया रानी को। जिया रानी का मूल नाम हुआ करता था पिंगला देवी, प्योला या पिंगला। पिंगला देवी हुआ करता था, मौला देवी हुआ करता था, या प्योला देवी हुआ करता था। और जो वर्तमान रानी बाग देखा होगा तुमने हल्द्वानी के आगे, तो उस रानी बाग को बसाने का श्रेय भी किसे जाता है? जिया रानी को जाता है। और जिया रानी रोहिलू या तुर्कों से लड़कर यहीं पर अपनी मृत्यु हो गई थी इनकी। कहाँ पर? रानी बाग वाले क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जिया रानी की जो समाधि स्थल है वो भी रानी बाग में ही है, हल्द्वानी में ही स्थित है, ठीक है। जिया रानी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? चित्रशिला घाट कहते हैं, और ये भी कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है। इन्हें कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मी बाई। और बात करें नागकटी रानी किसे कहते थे, तो नागकटी रानी कहते थे हम कर्णावती देवी को, रानी कर्णावती को। और गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहते हैं? तीलू रौतेली को। चिपको वुमेन कौन है? चिपको वुमेन कहा जाता है गौरा देवी को। वुमेन ऑफ द वर्ल्ड और मदर ऑफ पाकिस्तान, वुमेन ऑफ द वर्ल्ड या मदर ऑफ पाकिस्तान, ये कहा जाता है आइरिन पंत को, याद रख लेना। या कह लोगे तुम पाकिस्तान की क्या? बहू और इंडिया की बेटी, ये भी किसे कह रहे हैं? आइरिन पंत को। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले
प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलेरिया वैक्सीन की जो खोज की थी वो की थी रोनाल्ड रॉस ने। और रोनाल्ड रॉस का जो जन्म हुआ था बच्चों, ये हुआ था 13 मई 1857 को। 13 मई 1857 को। और ये हुआ है अल्मोड़ा में। कहाँ हो रखा है? अल्मोड़ा में हो रखा है। ब्रिटिश चिकित्सक रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए वर्ष 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। याद रख लेना, वर्ष 1902 में इन्हें क्या मिला था? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है नरेंद्रनगर से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से, टिहरी से। तो गाड़ू खड़ी यात्रा जो होती है बद्रीनाथ के लिए, ये स्टार्ट होती है टिहरी से। कहाँ से स्टार्ट होती है? टिहरी से स्टार्ट होती है। या कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गाड़ू खड़ी यात्रा का संबंध है, किससे संबंधित है? ये बद्रीनाथ से संबंधित है। कौन सी यात्रा? तो बद्रीनाथ से संबंधित है गाड़ू घड़ी यात्रा। अब मैं बात करूं बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ जो है हमारा नर और नारायण पर्वत के मध्य में स्थित है। कौन सा? बद्रीनाथ मंदिर। और बद्रीनाथ की अगर बात की जाए अन्य नामों की, तो बद्रीनाथ को ही कहा जाता है योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, बद्री विशाल, नर नारायण क्षेत्र। और बद्रीनाथ जो मंदिर है ये बना हुआ है हमारा कौन सी शैली में? मुगल शैली में। कौन सी शैली में बना है? मुगल शैली में बना है, या इसी को कह लेते हैं शंकुधारी शैली। और बात करें इसका शीतकालीन आवास बद्रीनाथ का, तो ये शीतकालीन आवास है नरसिंह मंदिर, जो अभी मैंने बताया था जोशीमठ में स्थित है नरसिंह मंदिर। और इसी मंदिर का निर्माण कराया था किस व्यक्ति के द्वारा? ये कराया था वसंत देव के द्वारा। कहा जाता है कि नरसिंह मंदिर में जो नरसिंह विष्णु भगवान की प्रतिमा है, उसका एक हाथ बाल के बराबर पतला हो गया। जिस दिन वो हाथ टूट जाएगा उस दिन ये कलयुग की क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। और बात करें पंचबद्री हैं, जैसे पंचबद्री में कौन कौन शामिल है? बद्रीनाथ हो गया, आदि बद्री हो गया, भविष्य बद्री हो गया, वृद्ध बद्री हो गया, और योग ध्यान बद्री, ये पंचबद्री हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, ऋषिकेश। तो नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नीलकंठ महादेव मंदिर तुम्हारा स्थित है कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर? नीलकंठ महादेव मंदिर है तुम्हारा पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में भी एक जगह पड़ती है यमकेश्वर ब्लॉक, यमकेश्वर ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है। और ये जो पर्वत, ये नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये शंभु और निशंभु नामक दो पर्वतों के मध्य स्थित है। याद रख लेना, शंभु और निशंभु नामक दो पर्वतों के मध्य स्थित है। कौन सा मंदिर? नीलकंठ महादेव मंदिर। 9वां क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड, जालंधर, कुर्मांचल, गढ़देश। तो मैंने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करा चुका था मैं कि गढ़वाल को हम लोग कहते थे केदारखंड, कुमाऊं को कहते हैं मानसखंड, हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र था उसे कहते थे जालंधर हिमालय, और नेपाल को नेपाल हिमालय, और जम्मू कश्मीर को कश्मीर हिमालय। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? केदारखंड का। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः होते हैं वसा, प्रोटीन, शर्करा या विटामिन। तो एंजाइम जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है? एंजाइम से कहा जाता है। एंजाइम से रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को कहते हैं। एंजाइम के स्रोतों की बात की जाए तो सूक्ष्म जीव, पौधे, जैव जंतु होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या तपेदिक। तो दूषित जल पीने से अगर बात की जाए तो ये रोग होता है दोस्तों हैजा। दूषित जल को पीने से कौन सा रोग हो सकता है? हैजा रोग होता है। यह बेब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। याद रख लेना, जो हैजा रोग होता है ये होता है विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण, या फिर मक्खियों के द्वारा यह क्या हो सकता है? शरीर में फैल सकता है। ठीक है। और जो दूषित जल होता है, जल की कमी होगी शरीर में, रक्त संचार धीमा पड़ जाना, इसी के कारण होता है, हैजा के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो गया तुम्हारा शुगर नामक बीमारी। शुगर की जो बीमारी होती है किससे होती है? चीनी से, कैल्शियम से, इंसुलिन से, आयरन से। अब चीनी मत कह लेना, जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन होता है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है हमारे शरीर में कौन सा रोग? मधुमेह रोग, या इसी को क्या कह लेते हैं? शुगर बीमारी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? रक्त संचार की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी मानव शरीर में? तो ये आंसर बताओ, ऑप्शन देखो। मानव शरीर में जो रक्त संचार की खोज की थी दोस्तों, ये की थी हमारे विलियम हार्वे के द्वारा। मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की है? विलियम हार्वे के द्वारा
की गई है। ठीक है, रक्त बात की जाए तो रक्त जो होता है ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त मानव शरीर का भार का लगभग 7% होता है। याद रखना, मानव शरीर का जितना भार है उसका 7% रक्त होता है। यह एक क्षारीय विलयन है। क्वेश्चन आएगा, रक्त क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या उदासीन होता है? तो रक्त जो होता है क्षारीय विलयन होता है, जिसके पीएच मान जो होता है, रक्त का पीएच वैल्यू बात करें तो रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4। और एक मनुष्य के शरीर में लगभग जो वयस्क होते हैं 25 साल 26 साल 20 साल वाले, तो उनके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, डाल्टन, आइंस्टीन या कोपरनिकस? तो सर्वप्रथम वह कौन वैज्ञानिक थे? तो वह वैज्ञानिक हुआ करते थे कोपरनिकस। याद रख लेना, कोपरनिकस में पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि सूर्य केंद्र में स्थित है और उसके चारों ओर सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, वैज्ञानिक थे एक बेल्जियम के, उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी के जो केंद्र में है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, साथ में सूर्य भी चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी का। लेकिन बाद में आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने बताया, सॉरी कोपरनिकस आए, कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह, और ग्रहों के साथ में कौन, उपग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वां, सितार सितार के तार में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो सितार के तार में प्रगामी अनुप्रस्थ तरंगें, अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगें, प्रगामी अनुदैर्घ्य या अपरगामी अनुदैर्घ्य? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी, अपरगामी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं किसमें, सितार के तार में। 16वां क्वेश्चन है, भारत की वैज्ञानिक राजधानी है नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या भोपाल? बेंगलुरु या कर्नाटक, जो बेंगलुरु है यह स्थित है कर्नाटक में, और इसको माना जाता है भारत की वैज्ञानिक राजधानी। यह है, भारत की बात की जाए तो भारत में 4 महानगर कौन से हैं? दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, और तुम्हारा चेन्नई हो गया। और 5वां सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? वो भी कौन सा है तुम्हारा? ये है बेंगलुरु। 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1960, 1977, 1987 या 1997? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना दोस्तों ये की गई थी 19 ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो ऑप्शन से हिसाब से इसकी जो खोज हुई है, इसकी स्थापना हुई है, ये हुई है 1977 में। लेकिन अगर बात करें विकिपीडिया की, विकिपीडिया में अगर तुम इसे देखोगे दोस्तों तो ये मिलेगा 1976। ठीक है, उसके हिसाब से आंसर मारना कि 1976 ऑप्शन में हो, तो उसके बावजूद 1977 में भी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1977 मारना आंसर। अगर 1977 ऑप्शन में ना हो तब मारोगे 1976, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोरियम यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित रिएक्टर है साइरस, ध्रुव, पूर्णिमा, कामनी? तो 18वें का जो ऑप्शन हो जाएगा, 18वें का ऑप्शन हो जाएगा डी, कामनी जो होता है थोरियम यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित रिएक्टर है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है केरल, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक। दोस्तों अगर बात की जाए सर्वाधिक मसालों का उत्पादन, तो ये घटता और बढ़ता रहता है, तो ये अपने हिसाब से चेक कर लेना, क्योंकि वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है नहीं, तो गुजरात भी केरल से पहले। तो ये जो फैक्ट बेस पड़ेगा, ये जब एग्जाम देने जाओगे तो उस हिसाब में करंट के क्वेश्चन में देख के जाना। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, झेलम नदी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो सतलज नदी है दोस्तों, जो कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। सतलज नदी की बात करूं तो सतलज नदी जो होती है, सतलज नदी का जो स्थानीय नाम है वो है लोंगचेंग खम्माद है। ठीक है, सतलज नदी ये निकलती है मानसरोवर झील के निकट, एक ताल पड़ता है राक्षस ताल, राक्षस ताल या फिर मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी। और सतलज नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलते हुए पहले आती है कहाँ पर? हमारे भारत में, और भारत के बाद ये प्रवेश करती है कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, याद रख लेना। 3 देशों में बहती है कौन सी नदी? सतलज नदी। कहाँ कहाँ पर? तिब्बत हो गया,
उसके बाद तुम्हारा कौन सी, भारत हो गया, और इसके बाद पाकिस्तान हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलिविया या उरुग्वे? बात की जाए पंपास घास के मैदान की तो ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। बात करूं पेयरी घास के मैदान तो पेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं अमेरिका। वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं तुम्हारे दक्षिण अफ्रीका। सवाना घास का मैदान भी कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। डाउन या डॉन घास के मैदान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी घास के मैदान आते हैं तो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, चीन हो गया। यहाँ वाले क्षेत्र में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं स्टेपी घास के मैदान। मैं कहूँ लानोस घास के मैदान, लानोस पाए जाते हैं वेनेजुएला में। सवाना घास के मैदान कहाँ बताए? अफ्रीका में। कैटरबरी घास के मैदान, कैटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा, रोहिणी, कामिनी, उर्वशी। तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है उसका नाम क्या हुआ करता था दोस्तों? ये तो तुम बचपन से ये मेरे को लगता है पढ़ते आ रहे होगे। तो ये हुआ करता था अप्सरा। ठीक है, याद रख लेना, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। भारत और एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम परमाणु रिएक्टर था। यह रिएक्टर 4 अगस्त 1956 को शुरू हुआ और 1 मेगावाट के इस रिएक्टर में सर्वाधिक यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 23वां, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश है? तो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन जो होता है ये होता है हमारे भारत में। 24वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुआ करती थी कौन? एनी बेसेंट। कौन हुआ करती थी? एनी बेसेंट हुआ करती थी। इन्होंने 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और बात करूं एनी बेसेंट की तो एनी बेसेंट के द्वारा ही कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया गया था। तो वो पत्रिकाएं याद होनी चाहिए कि कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रखा है किस व्यक्ति के द्वारा। तो एनी बेसेंट के द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? ठीक है, या मुझे बताना है? चलो बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक जो पुस्तक है इसका प्रकाशन किया था किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और होम रूल लीग जो चलाया था वर्ष 1916 में, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना में किसने की थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। साथ में होम रूल लीग भारत में जो चलाया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी चलाया गया था वर्ष 1916 में ही। ठीक है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वह है कौन? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू के द्वारा जो नेतृत्व संभाला गया था वो संभाला गया था वर्ष 1925 में। और 1925 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कानपुर अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू ने। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ये व्यक्ति हुआ करता था कहाँ का? ये मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लोग बताएंगे। और स्थापना 1885 में और कहाँ हुई थी? बम्बई में। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में 1885। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता। तीसरा अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? 1887 में इलाहाबाद में। ठीक है, नहीं सॉरी, मद्रास में हुआ था। और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। ठीक, चौथा 1827, 1888 में इलाहाबाद में। अगला है 25वां, मुगल में दरबारी भाषा थी। तो मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी हुआ करती थी दोस्तों? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, फारसी भाषा मुगलों की दरबारी भाषा हुआ करती थी। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ये आपने पढ़ा होगा। प्रथम जैन तीर्थंकर हुआ करते थे ऋषभदेव, या ऋषभदेव को ही कहा जाता है आदिनाथ। क्या कहा जाता है? ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है? आदिनाथ है। और टोटल जैन तीर्थंकरों की संख्या बात की जाए तो टोटल जैन तीर्थंकर थे 24, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट है महावीर स्वामी, जिनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था प्रथम जैन तीर्थंकर। किस व्यक्ति का? ये हुआ करते थे कौन व्यक्ति? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में। और ये थे 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर। और बात करूं 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर की तो वो थे पार्श्वनाथ। और मैं कहूँ 22वें नंबर के जैन तीर्थंकर की वो हुआ करते थे अरिष्ट नेमी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और 1857 की क्रांति की जो पहली गूंज थी वो उठी थी कहाँ पर?
बंगाल के कौन से क्षेत्र में उठी थी? पहले वो हुआ करता था दमदम वाला क्षेत्र, फिर पहुंचे मंगल पांडे के बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में ये 1857 की क्रांति के जो कारण थे वो था ब्राउन बेस राइफल की जगह किस राइफल का प्रयोग? इनफील्ड राइफल का प्रयोग। लेकिन 1857 की क्रांति की जो वास्तविक शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और बात करूं 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह की, ये हुआ करता था कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहा था सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को सर्वप्रथम क्या कहा था? महात्मा कहा था। और महात्मा जी को जो राष्ट्रपिता कहा था दोस्तों, ये कहा था 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से रेडियो से बोलते हुए, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 6 जुलाई वर्ष 1944 सिंगापुर से एक रेडियो को प्रकाशित किया इन्होंने। रेडियो में बोल रहे थे कि हम आंदोलन करने वाले हैं, ये करने वाले, वो करने वाले हैं। और बोला इन्होंने कि भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो कौन है? भारत के राष्ट्रपिता हैं हमारे महात्मा गांधी जी। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य की उपाधि किस भारतीय को नवाजा गया है? तो लोकमान्य की उपाधि से किस भारतीय को नवाजा गया? ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य। क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है। और इनको जो लोकमान्य की उपाधि दी थी, ये दी थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। याद रखना, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी थी। ठीक है। अगला है, लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो संबंधित है दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है, कहाँ से हो जाएगा? अपने मोदी जी के राज्य गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण में निम्नलिखित में से किसने लिखा था? कालिदास, पाणिनि, चरक, आर्यभट्ट। संस्कृत व्याकरण किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? तो संस्कृत व्याकरण लिखा है किस व्यक्ति के द्वारा? चलो बताओ किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ एक बार फिर से। कालिदास के द्वारा, पाणिनि के द्वारा, चरक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये लिखा गया है सी, पाणिनि के द्वारा। किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन से नहीं की थी? किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई है, ये बताना है। तो हर्षवर्धन के द्वारा किसकी रचना नहीं हुई है? हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानंद। बात करूं हर्षवर्धन की, तो अगर इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षचरित। हर्षचरित की रचना नहीं की है हर्षवर्धन ने। साथ में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। कौन सा? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों की रचना कर रखी है किस व्यक्ति के द्वारा? तो इन तीनों की रचना कर रखी है किसने? हर्षवर्धन ने। और हर्षचरित की बात करूं तो हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी ये दोनों ही पुस्तकें लिखी हैं बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई हैं? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, 33वां विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची में से एक में है? तो ये मैं बता चुका हूँ। अगर मेरी अनुसूचियों वाला तुमने टॉपिक नहीं देखा है, बहुत सारे बच्चे उस टॉपिक को देख चुके हैं और अच्छे से उनका जो वो आया था कि फीडबैक, हाँ सर अच्छी लगी वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना कि विधायी शक्तियों तथा केंद्र और राज्य के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची में है। तो ये है दोस्तों तुम्हारी 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में है। और इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, संघ सूची मतलब हो गया केंद्र। केंद्र जिन विषयों पर कानून बना सकता है उसे कहते हैं संघ सूची, जिसमें टोटल विषयों की संख्या है 100। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गया, रेलवे हो गया, ये विषय आते हैं संघ सूची में। किस पे के विषय हैं? संघ सूची के। बात करूं राज्य सूची की, राज्य जिन विषयों पर कानून बना सकता है उसे कहते हैं राज्य सूची। इसमें टोटल विषयों की संख्या है 61। पहले हुआ करती थी 66, लेकिन 66 से घटा करके वर्तमान में कितनी कर दी है? 61। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, कृषि, कृषि में कौन फैसला लेगा? राज्य सरकार। पुलिस प्रशासन किसके हक में है? राज्य सरकार के। स्थानीय शासन जैसे पंचायती राज व्यवस्था, वो किसके हक में है? राज्य सरकार के। तो इनमें कौन बना सकता है कानून? राज्य सरकार। समवर्ती सूची मतलब होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों कानून बनाते हैं तो यहाँ पर वरीयता दी जाएगी केंद्र सरकार के कानून को। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे वन हो गया, शिक्षा हो गया, परिवार नियोजन हो गया, ये विषय हैं किसके? समवर्ती सूची के। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है 34वां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, ठीक है,
संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा जितने सदस्य थे ये पूछ रहा है, तो ये हुआ करते थे 7। और बात की जाए प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या तो कितनी थी? 7, क्योंकि इसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का ही अन्य जो नाम है वो है पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है किस कमेटी को? प्रारूप समिति को। और 7 सदस्यों की बात की है तो गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, ए के अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, एम माधवन, डीपी खेदान। और बाद में डीपी खेदान की मृत्यु हो गई थी तो इनकी जगह पे आए थे टीटी कृष्णामाचारी। कौन आए थे? टीटी कृष्णामाचारी। और अध्यक्ष स्वयं कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कितने सदस्य हो गए टोटल? 7 सदस्य। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली बॉक्सिंग से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित होती है बच्चों, वो तुम्हारी कौन सी हो जाएगी इसमें? हुक, डायमंड, बुल्ली या थ्रो। तो बॉक्सिंग से संबंधित जो है वो है हुक। हुक जो है, हुक हो गया, जैसे मैं कहूँ हुक, नॉकआउट, को, जैब, ये सब हैं बॉक्सिंग से संबंधित, ठीक है, याद रख लेना। और बात करूँ क्रिकेट की तो क्रिकेट से संबंधित है, जैसे मैं कहूँ थ्रो। थ्रो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। विकेट हो गया, हिट हो गया, बोल्ड हो गया, गुगली हो गया, ये सब किस भाषा से संबंधित हैं? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन स्थल था चिली, पराग्वे, उरुग्वे या ब्राजील। तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन हुआ था, पहली बात तो याद रख लेना दोस्तों, ये हुआ था वर्ष 1930 में और ये हुआ था उरुग्वे ने, ठीक है। प्रथम जो हुआ था वर्ल्ड कप ये हुआ था 1930 में और ये हुआ था उरुग्वे में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। और प्रथम जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था वो भी जीता था उरुग्वे ने। उरुग्वे ने इसमें अर्जेंटीना को हराया था और अर्जेंटीना को हराकर पहला वर्ल्ड कप चैंपियन बना था, फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन उरुग्वे। बात करें लेकिन वर्ष 2022 में कौन जीता? वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था? अर्जेंटीना। किसको हराकर जीती थी? हराकर जीती, फ्रांस को हराकर जीती, ठीक है। लेकिन इसमें जो गोल्डन बूट दिया गया है वो दिया गया है एम्बाप्पे को। गोल्डन जो बॉल दी गई है वो दी गई है किसको? मेस्सी को। याद रखना, गोल्डन बॉल मेस्सी, गोल्डन बूट किसको दिया गया है? तो गोल्डन बूट दिया गया तुम्हारा किसको? एम्बाप्पे को। और बात की जाए तुम्हारा सबसे ज़्यादा गोल किसने दागे थे? एम्बाप्पे के द्वारा दागे गए थे। और अर्जेंटीना टीम के कैप्टन कौन थे इसमें? मेस्सी। अगला है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक में, बचत खाते में, बैंक के चालू खाते में। तो क्रेडिट कार्ड या स्मार्ट मनी कहा जाता है। स्मार्ट मनी बैंक अकाउंट की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक बटुआ है। याद रख लेना, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? स्मार्ट मनी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी कहा जाता है। स्मार्ट मनी बैंक अकाउंट की तरह ही एक इलेक्ट्रॉनिक बटुआ होता है जो कि बिल भुगतान या धन हस्तांतरण आदि में प्रयोग में लाया जाता है। दिमाग में छाप लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई के निर्धारण का आधार है राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कर्मचारियों के महंगाई का निर्धारण होता है दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। याद रख लेना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। और इसका जो आधार वर्ष रखा गया है वो रखा गया वर्ष 2001। निम्न अवधियों में से कौन सी एक 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? 2005 से 2010, 2007 से 2012, 2006 से 2011, 2008 से 2013। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए थी। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? तो इसका लक्ष्य हुआ करता था तीव्र एवं समावेशी विकास। इसमें सामाजिक क्षेत्र होगी पर विशेष ध्यान दिया गया था तथा इसमें 9% जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इसे कम करके 8.1% कर दिया। पहले जीडीपी का लक्ष्य रख दिया था 9%, लेकिन बाद में इसे कम करके कितना परसेंट करना पड़ा? 8.1%। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है दोस्तों? तो उत्तराखंड का जो वरदान कहा जाता है वो कौन सा वृक्ष है? बांज का वृक्ष है, याद रख लेना। और बांज के वृक्ष को ही कहा जाता है कि शिव की जटाएं। शिव की जटाएं किस वृक्ष को कहा जाता है? बांज के वृक्ष को शिव की जटाएं कहा जाता है। शिव के अगर बात करूं बांज का वृक्ष तो कैसा वृक्ष है? ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम होता है क्वारकस लुकोटाइकोफेरा। क्वारकस लुकोटाइपोफेरा। और इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी कितनी प्रजातियां? 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य में जितनी भी पानी है, पानी को समेटे हुए अपनी जड़ों में कौन वृक्ष है? तो ये समेटे हुए तुम्हारा कौन? बांज का
वृक्ष। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम, पिंडारी, कफनी, सुंदरडुंगा। तो कुमाऊं का शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, ये पड़ता है पिथौरागढ़ में। और बात करूं कुमाऊं उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये हो जाएगा गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री उत्तराखंड का ग्लेशियर है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का कौन सा है? पिंडारी। पिंडारी पड़ता है चमोली और बागेश्वर की सीमा में, मिलम पड़ेगा पिथौरागढ़ में और गंगोत्री उत्तरकाशी में। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में कुल कितने जनपद हैं? तो कुमाऊं में कितने जिले? 6 जिले। अगला है नाटक संज्ञा शब्द का विशेषण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक संज्ञा शब्द का विशेषण होगा नाटकीय, नाटककार, नौटंकी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नाटक का जो संज्ञा विशेषण होता है वो होता है नाटकीय। क्या हो जाएगा? नाटकीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर है? और आ या ये सभी। तो इसमें से जो शब्द स्वर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये सभी। तो शब्द स्वर कौन से हो जाएंगे? ओ भी होगा, आ भी होगा और भी होगा, ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप से शुद्ध है? शुद्ध है परिस्थिति। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। ऑप्शन देख लो दोस्तों, इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें से ऑप्शन डी शुद्ध हो जाएगा, परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, परिस्थिति ये शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन डी। 46वां क्वेश्चन है, किस शब्द में अयादि संधि है? भवन, इत्यादि, सदैव या स्वागत। अब मैं बात करूं भवन की, तो भो धन अन ये हो जाएगा भवन। तो भवन में हो जाएगी कौन सी संधि? तो भवन में हो जाती है दोस्तों अयादि संधि। अब मैं सदैव को तोड़ूंगा तो सदैव में वृद्धि संधि है। क्यों? क्योंकि सदा धन एव दो लग के हैं, दो बिंदु हैं, तो सदैव में हो जाएगी वृद्धि संधि। स्वागत सुधन आगत यानी यण संधि। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। और अयादि संधि किसमें है? भवन में। अगला है कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, बांगरू, बुंदेली। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। बघेली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं बघेली की, तो बघेली किसकी भाषा होती है? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी को लिया गया दोस्तों अर्धमागधी उपवंश से। अर्धमागधी से उत्पत्ति हुई है किसकी? पूर्वी हिंदी की। और पूर्वी हिंदी में आती है अवधी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, बघेली हो गया। बात करूं पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, जिसमें आती है खड़ी बोली हो गया, ब्रजभाषा हो गया, बुंदेली हो गया, ये आती है पश्चिम हिंदी में। तीसरा होता है राजस्थानी। राजस्थानी किससे उत्पत्ति हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से, जिसमें आ जाएगा मारवाड़ी हो गया, जयपुरी हो गया, मेवाती हो गया। पांचवा होता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर आ जाते हैं तुम्हारी जो उत्पत्ति हुई है बिहार की हुई है मागधी अपभ्रंश से, या मागधी से उत्पत्ति हुई है इसकी। और कौन सी भाषाएं आती है इसके अंदर? भोजपुरी, मगही, मैथिली। और बात करो अंतिम जो भाषा है वो होती है कौन सी? ये हो जाएगी तुम्हारी पहाड़ी। और पहाड़ी की उत्पत्ति हुई है खस से, और इसके अंदर कौन से आ जाती हैं? गढ़वाली और अपनी कुमाऊनी। अगला क्वेश्चन है, और हिंदी को कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं और कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। ठीक है, याद रख लेना। उठ बैठा किस प्रकार की क्रिया है? तो उठ बैठा जो क्रिया हो जाएगी दोस्तों ये हो जाएगी संयुक्त क्रिया। कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन है, निंदा का विलोम है गुण, दोष, अच्छा, स्तुति। तो निंदा का जो विलोम होता है दोस्तों ये होता है स्तुति। क्या हो जाएगा? स्तुति। और अगला क्वेश्चन है 50वां आज का लास्ट क्वेश्चन, रत्नाकार किसका पर्यायवाची है? तो रत्नाकार जो दोस्तों पर्यायवाची होता है ये होता है सागर का। किसका पर्यायवाची है? रत्नाकार। रत्नाकार पर्यायवाची होता है सागर का। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए कल को लेकर आऊँगा। आज को अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।